हो रही है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, रिपोर्टर डायरी के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के मुतल्लिका मसाइल के हवाले से। गंदम की फसल कैसी हो रही है, गंदम की फसल को किन मसाइल का सामना करना पड़ा, बम्पर क्रॉप में कितनी हकीकत है। इसके अलावा काटन के हवाले से भी हम बात करेंगे कि काटन की फसल इतनी ज़्यादा कम क्यों होती जा रही है और जो काटन की फसल को किस तरह से जो हमले का ख़दशा होता है कि जिस वजह से किसान नहीं लगाते, तो उसका हल क्या और काटन की फसल में कितना प्रॉफिट होगा। इसी तरह से अब बात करेंगे सबसे अहम जो फलों की सन्नत है, तो हार्टिकल्चर का शोबा क्या कर रहा है, क्या नए फल इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं या जो इस इलाके में फल नहीं होते किस तरह से यहाँ पर काश्त करने के हवाले से इक़दाम किए जाते हैं और किसान कितने % फल या खेतों में ज़ाया कर देता। अगर वही फल जो है वो एक्सपोर्ट का हिस्सा बने तो किस तरह से हम खतीर ज़र मुबादला जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो ये तमाम जो बातें करेंगे हमारे साथ आज इन शोबों के तमाम के जो है वो माहिरीन मौजूद होंगे। इन माहिरीन की आराह ली जाएगी ताकि आम फार्मर को उसकी सतह पर जो है वो फ़ायदा पहुंचाया जा सके, वो इस प्रोग्राम के ज़रिए जान सके कि किस तरह से वो एक बड़ी और बेहतर जो है वो काश्तकारी कर सकता है ताकि उसका जो प्रॉफिट रेशो है वो भी बढ़ जाए और उसके अलावा उसको सर्टिफाइड बीजों के हवाले से भी जो है वो जानकारी मुकम्मल तौर पर मिल जाए। तो नाज़रीन हमारे साथ ही रहिएगा, तमाम शोबों के एक्सपर्ट से आपको मिलाते हैं। नाज़रीन, बात करें यहाँ पर अभी गंदम की कटाई के हवाले से, तो गंदम की कटाई जारी है, तकरीबन 50% से ज़ायद हो चुकी होगी, कुछ बाकी रहती है वो भी कुछ ही दिनों में हो जाएगी। दूसरी जानब मौसम की सख्तियाँ भी ताहाल जारी हैं, बारिशें, बादल और अभी भी खासी तेज़ हवा चल रही है। तो इस सब के दौरान फार्मर्स को क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी होंगी, कटाई के तरीक़ाकार क्या है, ये तमाम चीज़ें हमारा तनवीर कंबो हमें सीनियर साइंटिस्ट है यूग रिसर्च के बता रहे हैं। वहाँ से बताइएगा। बिस्मिल्लाह। सब तो पहले ये कि मौसम जो है ना वो शुक्र है अल्लाह का कि ये बारिश का इम्कान था लेकिन बारिश नहीं आई। लेकिन मौसम के साथ टच रहना चाहिए कि बारिश का बताया है तो उसमें उसको जो है ना इस तरह कटाई करें कि उसकी छोटी बनियाँ बनाएं और उनके हेड्स जो है ना वो ऊपर की तरफ हों, एक तरफ हों सारी बनियों के। बनियाँ आप लगाएंगे तो बारिश आएगी तो वो नीचे उसका पानी जो है ना उसका ड्रेन होना चाहिए, ड्रेन ना उसमें आए, पानी ना उसमें खड़ा हो। इसलिए इसको बेहतर है कि ऊंचा, अगर ऊंचा आपके पास फील्ड नहीं है तो उसके इर्द गिर्द ना थोड़ी छोटी सी एक ड्रेन बना दे, एक नाली सी बना दे कि पानी जो है ना निकल जाए। ये बेहतर होगा, छोटी बनियाँ बनेंगे और हेड जो है ना सिट्टे एक तरफ होंगे। तो ये तरीका कार है इसका। दूसरी बात यह है कि जो क्रॉप थोड़ी सी खड़ी है उसमें जो है ना हम देखें कि ये वो कंबाइन चल रही है, ट्रायल्स वगैरह, और एक तो टाइम स्पैन लिमिटेड है जिसकी वजह से हमें जो ना हर जगह पे इसको कवर करना है। तो ये इधर जो है वो हाथ से कटाई हो रही है जो ज़्यादा लॉन्च कर गई है, जो हमें ये नज़र आ रहा है कि इसमें जो ना वो हम अगर कंबाइन चलाएँगे तो नुकसान होगा, इसलिए वो हम हाथ से कटाई करा रहे हैं मैनुअल। और यही जो मैनुअल कटवा रहे हैं उसके साथ ये छोटी सी थ्रेशर हम चला रहे हैं कि जितना जो है हमने कटाई कर ली है वो साथ साथ उसको थ्रेश भी करते जाएँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, इस बार कहा जा रहा है बड़ी बम्पर क्रॉप्स हुई है, उसका क्या फ़ायदा होगा आम फार्मर को? उसका फ़ायदा ये है कि देखें बम्पर क्रॉप माशाल्लाह जिन्होंने इनपुट अच्छे डाले हैं, जिन्होंने एक टाइमली काश्त की है, तो जो इस बंदे की एवरेज इस दफ़ा कम होगी ना, वो बंदा जो उसने जितना इनपुट दिए उसको पता है कि मैंने क्या किया है, वो दूसरे की तरफ जब देखेगा कि पैदावार हाई है, एक तो वो भी अगले साल जो है ना वो काश्त अच्छे है, उसको इनपुट्स देगा, उसके पूरा ख़र्चा करेगा। और जिन फार्मर्स ने अच्छी पैदावार ली है उनकी इनकम जो है ना वो यकदम इंक्रीज़ कर गई है माशाल्लाह। इस दफ़ा काफ़ी अच्छी पैदावार है। जितना था कि हमारे पास वो एक था ना कि गैप आ गया जी, वो हमारी क्या कहते हैं उसको कि उसकी स्वैंग वो कम हुई है, तो वो इस पैदावार ने उसको स्वैंग को जो ना वो कवर अप कर दिया। इसलिए माशाल्लाह फार्मर की इनकम बढ़ी है और जो फार्मर है उसका हौसला बढ़ा है। नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह वो इससे ज़्यादा लगाने की कोशिश करेगा क्योंकि उसको आमदन ज़्यादा आ रही है, जिसकी वजह से वो नेक्स्ट ईयर कहेगा जी मैं इसको ज़्यादा गंदम को और लगाऊंगा और केयर करेगा। क्या एक्सपेक्टेड एवरेज इस वक्त जो है ना वो हमारी ये 4 वैराइटीज़ की जो है हर जगह तकरीबन मोर देन 50+ आ रही है। जो बंदे पिछली दफ़ा 35, 36, 35 पे थे ना, इस दफ़ा माशाल्लाह 50+ ले रहे हैं। अच्छा, आप उसकी बात है कि सर्टिफाइड बीज और जो आम बीज है उसमें कितना फ़र्क आ रहा है? देखें जी, जो घर का बीज होता है उसकी आप देखें कि एक तो वो डालना ज़्यादा पड़ता है। सर्टिफाइड सीड की आपकी प्योर वैरायटी होती है, मोर देन 85% जर्मिनेशन होती है, और उसको अगर आप जितना रिकमेंडेड सीड है वो डालेंगे तो आपकी पैदावार ज़्यादा होगी। और लोग जो है ना इस तरफ आ रहे हैं और सीड जो है ना ये हमारा सिस्टम एक आ गया है फाउंडेशन सीड सेल में। पहले वो सीड जो है ना वो पूरा नहीं होता था,
अब प्री बेसिक सीड जो है ना वो कंपनीज़ को हम देते हैं। कंपनीज़ जो है ना और पंजाब सीड कॉर्पोरेशन, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों इसमें इन्वॉल्व हैं। वो सीड प्रोड्यूस करके फार्मर को अच्छा सीड दे रही है और फार्मर को भी इसमें अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है। पहले फार्मर इतना ज़्यादा सीड जो है वो नहीं लेते थे, अब माशाल्लाह इतना सीड वो ले रहे हैं और जो ले रहे हैं उनकी पैदावार अच्छी है क्योंकि उनकी सीड प्योरिटी और उनमें जो है ना जर्मिनेशन अच्छी होगी तो वो उनका सीड ज़ाया नहीं होगा, उनकी पैदावार अच्छी है। थैंक यू। नाज़रीन, यहाँ पर अयूब रिसर्च के साइंसदान हमारे साथ मौजूद थे जो बता रहे थे कि यहाँ पर मुकम्मल खड़ी गंदम है, उसमें कंबाइन हार्वेस्टर यूज़ किया जा सकता है, लेकिन जो गिरी हुई है वो हाथ से कटाई करनी चाहिए और इसके अलावा मौसम की सूरत हाल को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। ये अच्छी खबर है कि पैदावार बेहतर हुई है। तो सर्टिफाइड का जो बीज जहाँ पर इस्तेमाल हुआ है वहाँ पर पैदावार में बहुत बड़ा इंक्रीज़ देखने में मिला है। नाज़रीन, अभी हमारे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन, बात करें गंदम के हवाले से तो पाकिस्तान की बिलाशुबा सबसे अहम फसल गंदम है, क्योंकि बात करें तो अगर यहाँ पर मज़दूर हो या खुशहाल हो, हर फैमिली में गंदम की रोटी तो लाजमी बननी है। कोई भी सूबा हो, कोई भी घर हो, हर एक की बुनियादी ज़रूरत है। गंदम की कमी की सूरत में हमें बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ती है। पिछले वर्ष कमी का हमने नतीजा देख लिया कि महंगे दामों आटा मिलता रहा और जब माह रमज़ान में आटा मुफ्त तकसीम किया गया तो उसमें लंबी लाइनें लगी हुई थी क्योंकि आटा नायाब हुआ पड़ा था, बाहर से मंगवाना पड़ा। तो इस बार जब यहाँ पर फरवरी में गर्म मौसम हुआ तो ये खदशात सर मंडलाने लगे कि यहाँ पर गंदम कम हो सकती है। फिर मौसम बेहतर हो गया, बारिशें हो गई तो फिर यही खदशा जो है वो मंडलाने लगा कि शायद गंदम की फसल डैमेज हो जाए। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि गंदम की फसल खासी बेहतर हुई है। तो इस हवाले से दादोशुमार क्या हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, गंदम को किस तरह से संभालना, इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए चीफ़ साइंटिस्ट वीट के शोबा के अयूब रिसर्च के डॉक्टर जवेद अहमद हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, प्रमोशन हुई है आपकी। तो मुझे गंदम के हवाले से आप बताइएगा कि कैसी हुई है, क्या एवरेज रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस साल पाकिस्तान में अभी तक भी जो है गंदम आई है, रिकॉर्ड प्रोडक्शन रिकॉर्ड की गई है। तो इंशाल्लाह इस साल हम रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये है कि अब वैराइटीज़ जो हैं अब ये मोस्टली रिप्लेस हो गई हैं। जिस तरह ये अकबर 2019 बहुत अच्छे पोटेंशियल वाली डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी है और इसमें हाई न्यूट्रिशन भी है, बायो फोर्टिफाइड वैरायटी है। ये अकेली वैरायटी अब तकरीबन 50% एरिया पे चली गई है। इसके साथ साथ दिलकश, अरूज, सुबहानी वगैरह अच्छी वैराइटीज़ फील्ड में आ गई हैं और अल्टीमेटली पैदावार में इजाफा हुआ है। इसके साथ दूसरे फैक्टर्स में मौसम का, जैसे आपने ज़िक्र किया है कि जब फरवरी के एंड पे और मार्च शुरू में मौसम एकदम अब्रप्ट हाई गया था तो बड़ी तशवीश हो गई थी कि इस साल भी गंदम के खुदा नखास्ता क्राइसिस ना आए, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह मौसम माइल्ड हो गया। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है वीट में, क्योंकि इससे बेहतर ग्रेन फॉर्मेशन होती है, ग्रेन फिलिंग जो होती है उसके लिए प्रॉपर टाइम मिल जाता है। 28 से 30 के दरमियान जो टेम्परेचर है वो आइडियल है ग्रेन फिलिंग के लिए। तो आप देखें पूरा अप्रैल इसी रेंज में गया और बेहतरीन दाना बना है। जैसे अभी आपने भी देखा था कि जो वीट के ग्रेन है वो बड़ा हैवी वेट आ रहा है इस साल। तो इसलिए इसमें इस साल एक आम फार्मर जिसने थोड़ा सा भी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पे ध्यान दिया था, सीड अच्छा इस्तेमाल किया था, वो 50 मन से ऊपर ले रहा है और इस दफ़ा 60 मन, 70 मन, इवन 80 मन तक के फार्मर आम मिल रहे हैं। एवरेज क्या है? एवरेज जो तकरीबन जो फार्मर हमारे इरिगेटेड एरिया में है ना, ये 40 से 50 के दरमियान एवरेज आ रही है। लेकिन जब हम पूरे प्रोविंस की या कंट्री के एवरेज की बात करते हैं उसमें फिर हमारा बहुत सारा जो है ना यील्ड के जो एवरेज में कमी का बायस है ना, उसमें हमारा बारानी एरिया, पूरा थल का एरिया, चूलस्तान का एरिया, ये बहुत बड़े बड़े एरियाज़ हैं जो कि लेस फर्टाइल हैं, पानी की कमी है, हीट ज़्यादा है, तो वो निस्बतन इसको एवरेज को कम करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी भी कटाई जा रही है, बमुश्किल 50% तक हुई होगी या शायद इससे करीब। तो मुझे ये बताइएगा, मौसम रोज़ाना की बुनियाद पर बदल रहा है, बारिशें, बादल, अभी शायद एक आध दिन फिर एक्सपेक्टेड हो, यानी कि मई जो है वो गर्म नहीं गुजरा। तो काश्तकारों को क्या कहेंगे, क्या हदायत देंगे? देखें, इस पर हमारी कई दफ़ा बात हुई है कि ना अभी ये है कि कटाई का अमल बड़ा नाजुक होता है। इसमें हमने अपनी 6 महीने की जो है ना मेहनत उसको वापस अपने घर ले जाना होता है। तो इसमें जहाँ पे हाथ से कटाई हो रही है वहाँ पे कोशिश की जाए कि बरियाँ छोटी छोटी बांधी जाएं, सिट्टों का रुख एक तरफ करके, और उसको फिर स्टैकिंग ऐसे किए जाए जो खलवाड़ लगाने हैं कि सिट्टों का रुख एक तरफ को रहे और उनको एक रस्सी से अच्छी तरह बांध दिया जाए ताकि अगर बारिश हो या आंधी आए तो वो
बिखरे ना और सिटों का रुख ऊपर के होने की वजह से उसमें डैमेज ना हो। इसके साथ साथ एहतियातन अगर उस खिलवाड़ के इर्द गिर्द एक नाली बना दी जाए पानी के निकास के लिए तो वो और ज़्यादा सेफ़ हो जाता है। और उसके साथ ये है कि जब मौसम अगर बारिश का हो, बारिश शुरू हो, तो फिर कटाई के अमल को रोक देना चाहिए, क्योंकि खड़ी फसल को निस्बतन कम नुकसान होता है गिरी हुई होने की। अच्छा डॉक्टर साहब, 3 तरह की यहाँ पर फसल हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक तो मुकम्मल गिरी हुई है, खड़ी हुई है, दरमियानी है, तो इसमें क्या सुजेस्ट करेंगे? इस पर देखें जो बहुत ज़्यादा गिरी हुई फसल है ना, इस पे कंबाइन हार्वेस्टर का जो इस्तेमाल है उससे ग्रेस किया जाए, क्योंकि वो कंबाइन उसको प्रॉपर उठा नहीं पाती और ग्रेन ज़ाया काफ़ी होते हैं। तो उसकी मैनुअल कटाई करें दरांती के साथ, लेकिन जहाँ फसल खड़ी है वहाँ पे आप सेफली कंबाइन हार्वेस्टर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा गिरी हुई फसल पे वो नुकसान करे। तो इसमें कंबाइन हार्वेस्टर से तूड़ी भी ज़ाया हो जाती है? कुछ हद तक। कंबाइन हार्वेस्टर के बाद अब तो आम मिल रहे हैं जो स्ट्रा चॉपर हैं, तो कंबाइन हार्वेस्टिंग के बाद अगर स्ट्रा चॉपर चला दिया जाए तो हम तूड़ी को बाफायदा संभाल लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब गंदम का जो है वो चंद दिनों में मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद फार्मर्स क्या करें? देखें, गंदम के हवाले से तो ये है कि उसकी स्टोरेज जो है ना प्रॉपर तरीके पे की जाए, जो क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टोरेज की गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त नहीं है। हम प्रेफरेबली जो ज़्यादा गंदम है उसको तो हमने गवर्नमेंट के गोदामों पे सेल कर देना है, लेकिन जो अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए रखनी है उसको साफ़ सुथरे स्टोरों में, जहाँ पे चूहों का, कीड़ों मकोड़ों का हमला ना हो, वहाँ पे स्टोर किया जाए। और उसमें स्टोर करते वक्त ये ख्याल रखा जाए कि उसमें नमी का तनासब 10% से ऊपर ना हो, वरना वो ख़राब होती है। और फिर जब अगस्त में जब बारिशों का मौसम हो तो उस वक्त जुलाई अगस्त में इसमें जो एक्टॉक्सिन जिसको कहते हैं, यह एल्युमिनियम फास्फाइड की गोलियां वो ज़रूर रख के फ्यूमिगेट किया जाए ताकि उसमें कीड़े ना लगें, क्योंकि यह गंदम एक खुराक है हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली स्टोरेज में बहुत सारी गंदम ज़ाया हो जाती है। तो इसको स्टोर करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ साफ़ सुथरे स्टोर हों, स्टोरों में रखने से पहले उसमें कोई स्प्रे कर दिया जाए कीड़ों मकोड़ों का, और जब बारिशों का मौसम हो उस वक्त एल्युमिनियम फास्फाइड की गोलियां रख के उसको अच्छी तरह एयर टाइट कर दें, तो फिर वो गंदम महफूज रखते हैं। जी हाँ, वो भी उसका जो वो खिड़की होती है जो खोलने वाला एक दिन, तो गोलियां रख के उसको बाद में अच्छी तरह सील कर दिया जाए ना, बाहर से हवा ना दाखिल हो, क्योंकि हवा दाखिल होती है तो उससे फिर वो गोलियां असर नहीं करती, क्योंकि उसमें से फॉस्फीन गैस निकलनी होती है जिसने इंसेक्ट को मारना है। तो अगर वो एयर टाइट नहीं है तो वो फिर गोलियां असर नहीं करती। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हो गया सारा काम, अब अगले बरस पे आ जाते हैं। यहाँ पर किसान जो गंदम है जो बीज के लिए उसने महफूज रखनी है वो कैसे रखे? जी, वो देखें, एक तो ये है कि जैसे आपके प्रोग्राम से के तवज्जो से हमने पहले बात की थी कि जिस एरिया से आपने बीज रखना है ना, वहाँ पे जब ये फसल कलर चेंज कर रही थी सिट्टों का, तो उस वक्त उसमें थोड़ा सा ऑफ टाइप के प्लांट्स को निकाल देना है। तो वो उम्मीद है कि दोस्तों ने निकाल दिया होगा। अब ये है कि जिस एरिया से आपने गंदम का बीज रखना है उसकी कटाई प्रेफरेबली हाथ से की जाए ताकि मिक्सिंग ना हो। उसके बाद उसकी बरियां भी अलहदा रखी जाएँ। थ्रेशर में जब थ्रेशिंग करनी है तो पहले 1-2 बरियां मिक्स निकाल दें, उसके बाद वो जो सिलेक्टेड आपने रखा हुआ है गंदम उसको ही थ्रेशिंग की जाए, थ्रेशर को साफ़ करके, और उसका जो सीड आए उसको अलहदा बोरियों में रखें। ख़ास तौर पे उसका ख्याल रखें कि उसमें नमी ज़्यादा ना हो, और फिर जब सोइंग करनी है उस वक्त किसी आम ग्रेडर के साथ उसको ग्रेडिंग करके बारीक दाने और जड़ी बूटियों का बीज वगैरह निकाल दें, तो वो आपका बीज खासी हद तक सर्टिफाइड के करीब होगा। और जो डॉक्टर साहब सर्टिफाइड बीज है और आम बीज है उसमें बेसिकली फ़र्क क्या है? उसमें एक तो ये होता है कि प्योरिटी परसेंटेज ज़्यादा होती है, जर्मिनेशन परसेंटेज उसकी चेक की हुई होती है वो मिनिमम 85% होती है, और उसमें जड़ी बूटियों का सीड नहीं होता, दीगर अक़साम का बीज नहीं होता। अदरवाइज़ उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, जैसे मकई वगैरह है उसमें हाइब्रिड सीड होता है, वो तो बहुत मुश्किल है, वो फार्मर नहीं कर सकता। लेकिन इसमें अगर हम शुरू से थोड़ी सी एहतियात करें तो हम काफ़ी हद तक अच्छा बीज खुद बना सकते हैं। थैंक यू। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ चीफ साइंटिस्ट वीट डॉक्टर जवेद अहमद मौजूद थे जो हमें बता रहे थे। ओवरऑल इन्होंने पूरा एक कम्प्रीहेंसिव एनालिसिस किया गंदम
की फ़सल जब से पैदा हुई है उससे लेकर अब कटाई तक, और उसके बाद जो स्टोरेज है वो बड़ी अहमियत की हामिल होती है। तो ये किसानों को बार बार बताया भी जाता है कि अगर किसी को कोई समझ नहीं आ रही, ज़रूरी माहिरीन की मुशावरत से इक़दाम किए जाएँ तो उससे अच्छा खासा फ़र्क सामने आ सकता है। तो इस सिलसिले में यूब रिसर्च ज़रूरी तहकीकाती अदारा की जो खदमात हैं वो किसानों के लिए हाज़िर होती हैं। तो नाज़रीन अभी हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हम दोनों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हम दोनों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। जब बात करें यहाँ पर फलों के हवाले से, तो फलों का इकानमी पर बहुत जो है वो गहरा असरात होता है, और जिस तरह से दीगर फसलें जो है वो एक्सपोर्ट की जाती है, इसी तरह से फल भी एक्सपोर्ट की जाते हैं। लेकिन मसला ये आता है कि यहाँ पर आने वाले दिनों में आम की फसल या दूसरी फसलें आ रही हैं तो बहुत सारे फल जो है वो खेतों में ही ज़ाया हो जाते हैं। किसान के पास इस हवाले से जो है वो एक बाकायदा तौर पर उसको प्रोसीजर अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आम का जो है ये फल आने वाला है, या इसके अलावा जो दीगर अंगूर है, अंजीर है, या दीगर जितने भी फलों की अगर बात करें तो यहाँ पर एक लंबी लेयर जो गर्मी के फलों की सामने आने वाली। इसी तरह से माल्टे की अगर बात कर लें तो वहाँ पर भी यही मसला सामने आता है। तो इसको किस तरह से टैकल किया जा सकता है, फलों का इकानमी पर असरात क्या है, इस सब पर बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर ज़ाहद मौजूद है। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा फलों का क्या असर पड़ रहा है यहाँ पर एक्सपोर्ट पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू अब्दुर्रहमान साहब जी। अगर हम बात करें फ्रूट प्रोडक्शन के हवाले से तो पहले से काफ़ी बेहतरी आई है। अब हमारी जो एक्सपोर्ट मार्केट है उसकी तरफ अगर देखें तो उसमें भी आगे बेहतरी आने को नज़र आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे हमारे जो मेजर फ्रूट्स प्रोडक्शन की बात करें तो हमारा जो सिट्रस है वो टॉप पे है, उसके बाद हमारा मैंगो है, फिर डेट पाम है, इस तरीके से इसकी सीरीज़ बन रही है। लेकिन अब जो माइनर फ्रूट्स जिनकी हम पंजाब के एरिया में प्रोडक्शन की बात करें तो ये एक कॉन्सेप्ट था कि ये यहाँ पे माइनर फ्रूट्स की प्रोडक्शन, स्पेशली अगर जो टेम्परेट फ्रूट्स हैं उसमें जो आड़ू है, आड़ू अब पूरे पंजाब में जो है वो कामयाब है। ये फैसलाबाद की विसिनिटी में हमने देखा है कि इस दफ़ा आड़ू की बम्पर क्रॉप थी हमारे इस बाग में। उसमें अर्ली ग्रैंड और फ्लोरिडा किंग ये दो वैरायटी थी जो अर्ली वैराइटीज़ हैं, तो इनकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बेहतर रही है। इसके अलावा एवोकाडो जो फ्रूट था वो एक कॉन्सेप्ट था जिसके वो सिर्फ मरी के इलाके में हो सकता है, लेकिन अब एवोकाडो जो है उसकी फ्रूट सेटिंग और उसका जो फ्रूट है, आपको मैं आज एवोकाडो का फ्रूट इधर आपको फैसलाबाद में दिखा सकता हूँ मैं। अब बात करें बेरीज़ के हवाले से तो ब्लैक बेरी जिसका सिर्फ लोगों ने एक तस्वीर देखी हुई है आम जो नेट पे, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकली फैसलाबाद में हमारे इसी ऑर्चर्ड में ब्लैक बेरी फ्रूट की प्रोडक्शन भी आपको देखने में मिलेगी। एवोकाडो है, क्रेन बेरी है, रास्पबेरी है, ये इस तरह के माइनर फ्रूट जिसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था अब वो भी कामयाबी की तरफ देखने में आ रहा है। ऐसे फ्रूट जो आप मेट्रो स्टोर्स पे देख रहे थे अब आपको आम पंजाब में जो है रेडियो पे आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये हमारे साइंटिस्ट की जो है तगोदो है, दिन रात की मेहनत है, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आने वाले दौर में ये फ्रूट की जो पॉकेट्स हैं पाकिस्तान में उसमें और बेहतरी नज़र आएगी। डॉक्टर साहब सबसे बड़ा मसला फ्रूट ज़ाया होने का, इस पे कैसे काबू पाया जा सकता है? जी अब्दुर्रहमान साहब, फ्रूट लॉसेस जो हैं पाकिस्तान में 30 to 40% जो फ्रूट है वो हमारा लॉस हो रहा है आफ्टर हार्वेस्ट। तो अगर हम लोग इस फ्रूट को कलेक्ट कर लें टाइमली, और हमारी जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो बहुत पीछे है पाकिस्तान में। आप देख सकते हैं मेट्रो स्टोर्स या बड़े बड़े स्टोर्स जो हैं वहाँ पे जितना भी प्रोसेस्ड फूड है वो हम सारा बाहर से जो इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा बिग लॉस है कि एक तो हमारा फ्रूट लॉस हो रहा है और हम फ्रूट प्रोसेसिंग प्रोडक्ट जो है वो बाहर से लेके आ रहे हैं। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बेहतर बनाएं और हम अपनी जो फ्रूट का जो लॉस है इसको हम मिटिगेट करें, तो मैं समझता हूँ कि हमारा एक्सपोर्ट के अंदर जो है वो बहुत बड़ा शेयर हो सकता है हमारा। तो ये कैसे हो सकता है? इसमें गवर्नमेंट जो है इसको गवर्नमेंट को ख़ास इसमें स्टेप लेना पड़ेगा कि फार्मर को वो सब्सिडाइज रेट पे वो ऐसी प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो मैं समझता हूँ कि तहसील लेवल पे ना इंस्टॉल किए जाएँ। अगर गवर्नमेंट तहसील लेवल पे नहीं कर सकती तो कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो करें और फार्मर से उसकी प्रोड्यूस लेके और उसको प्रोसेसिंग की तरफ लेके जाए। जैम्स, मार्मलेट जो है, कैंडीज़ हैं, आजकल इसकी जो लेदर्स बन रही है फ्रूट्स की, गावा लेदर बड़ी मशहूर है, मैंगो की लेदर बड़ी मशहूर है, चॉकलेट्स, ये वो प्रोडक्ट हैं जो हमारे आने वाली नस्ल जो बच्चे हैं
उनको जो है वो चाहिए हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में देखने में आ रहा है कि कैंडीज़ है, ये बाकी जो है वो सारी जो है वो बच्चों को बीमार करने वाले प्रोडक्ट हैं, और हम क्यों ना नेचुरल की तरफ जाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की है, तो ये बम्पर क्रॉप अगर होती है तो आम मार्केट में इसके रेट क्यों महंगे होते हैं? सर बात इसमें यह है कि इसमें हमारा जो मेन मसला है वो हमारा मिडल मैन है। जो मेन प्रॉफिट है वो हमारा मिडल मैन ले जा रहा है, फार्मर जो है उसकी कमर टूट रही है। तो अगर गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हो, गवर्नमेंट ख़ुद जो है वो प्रोड्यूस फार्मर से लेके उस रेट पे अगर वो मार्केट में देती है, तो फ्रूट का जो रेट है वो भी मैं समझता हूँ कि इसमें काफ़ी हद तक जो है वो रेगुलेट हो सकता है। अच्छा, इसमें मुझे ये भी बताइएगा कि यहाँ पर कितने % जो है वो मुल्क में खपत होती है और कितने % फ्रूट्स बाहर जाते हैं? जी अनफॉर्चुनेटली हमारा 5 to 7% जो फ्रूट है वो भी बाहर नहीं जा रहा, अनफॉर्चुनेटली। तो हालांकि हमारे फ्रूट की क्वालिटी की बात करें, इसके टेक्सचर की बात करें, इसकी अरोमा की बात करें, तो पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मैंगो, हमारा गावा, हमारी डेट्स, ठीक है जी, हमारा एप्पल, ये वो चीज़ें हैं जो पूरी दुनिया में अगर आप जाएं तो इस तरह का टेस्ट, इस तरह की TSS, इस तरह की क्वालिटी नज़र नहीं आएगी। लेकिन मसला क्या है, यहाँ पे हमारे पैक हाउसेस जो हैं, हमारी प्रोसेसिंग चेन जो है, उस पर गवर्नमेंट जो है वो कोई काम नहीं कर रही, और इस पर स्पेशली जो है फार्मर के लिए कोई फैसिलिटी ऐसी हो, उनको आप इंस्टॉल करके दें प्रोसेसिंग जो है प्लांट्स, ताकि हम जो है उसमें एक्सपोर्ट में अपना शेयर बढ़ाएं जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें मज़ीद भी ये ऐड कर दीजिएगा, अभी गर्मियों के फलों में जो बीमारियाँ सामने आती हैं उस हवाले से। जी इसमें जो गर्मियों के फल जो हैं, स्पेशली मैंगो की बात करें, अगर ग्रेप्स की बात करें, तो उस पर फंगस का अटैक हो रहा है। तो अपने बागों के अंदर फार्म जो बागबान हज़रात हैं वो फंजीसाइड्स का प्रॉपर इस्तेमाल करें, ताकि मैंगो एंथ्रेक्नोज की अगर बात करें, मैंगो की जो मुँह सड़ी है एक बहुत बड़ा बिग इशू है जो फार्मर अपना लॉस कर रहा है। तो उसमें जो प्रॉपर फंजीसाइड्स हैं, कॉपर बेस्ड फंजीसाइड का इस्तेमाल को उसको यकीनी बनाएं जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जो स्ट्रॉबेरी या दूसरे अमरूद या दीगर फलों पर जो स्प्रे की जाती है उसके क्या नुकसान होते हैं? ये अब्दुर्रहमान साहब, ऐसे फ्रूट जिनको हम पील ऑफ नहीं करते, मतलब ऐसे फ्रूट जिनकी जो हम डायरेक्ट उसको हम खा लेते हैं, तो उस पर जो स्प्रे हो रही है, ख़ासकर स्ट्रॉबेरी पे आप बात कर लें, इसमें हमारा जो अपना इसके अलावा जो फिग है, अंजीर हो गई, तो जो इस तरह के फ्रूट्स हैं इस पर अपना एक तो जो महकमे की सिफारिश करदा जो अपना हदायत हैं उसके लिहाज से अपना बागबान हज़रात स्प्रे करें, और जो कंज्यूमर हैं तो वो अपने घरों में जब फल लेके जाते हैं तो उसको डेली बेसिस पे जो है उसको इस्तेमाल अगर करते हैं तो वो वाश करने के बाद उसको अपनी फ्रिज में जाकर रखें। वो तो इससे काफ़ी हद तक इसके जो MR लेवल है, मैक्सिमम रेजिडुअल लिमिट जो होती है पेस्टिसाइड्स की, तो उससे जो है वो बचा जा सकता है। मुख्तलिफ बीमारियाँ, जो दिल की बीमारियाँ, जिगर की बीमारियाँ, कैंसर है, उससे हमारे जो हज़रात हैं वो बच सकते हैं। अच्छा, फलों की प्रोडक्शन में कमी आ रही है या इजाफा हो रहा है? अगर हम बात करें फलों की प्रोडक्शन में, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका एरिया जो है और प्रोडक्शन जो है वो पिछले सालों से बेहतर हो रही है। तो इसके जो आने वाले दिनों में इससे एक्सपोर्ट बेहतर करने में मदद मिलेगी, और जो मुल्की लेवल पे खपत है उसमें कोई कीमतें कम होंगी? जी इसमें वही दोबारा बात आ जाती है कि जो फ्री ट्रेड्स हैं, जो अपना एक्सपोर्ट को बाहर भेजने के लिए आया कि वो बाय एयर जा रहा है या वो अपना समुद्री तरीके से जा रहा है, वो ट्रैवलिंग हो रही है, तो अपना इसमें जो हमारी एक्सपोर्ट के जो लोग हैं, एक्सपोर्टर्स जो हैं, उनका ये गिला है कि जी इसमें अब फ्री चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं, तो उसकी वजह से उनको जो प्रॉपर प्रॉफिट है वो नहीं मिल रहा और लोग उस पर डिस्करेज हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट जो है उनके लिए कोई ख़ास हिकमत अमली बनाएं ताकि जो हमारा फ्रूट प्रोड्यूस है हमारी एक्सपोर्ट को मैक्सिमम हो सके। जो हमारे हमसाया ममालिक है वहाँ पर तो आसानी से भेजे जा सकते हैं। जी उसमें यह है कि जैसे इंडिया की तरफ हमारा जा रहा था पहले, वहाँ भी बॉर्डर की जो बंद हो गया है। अफ़गानिस्तान में जो हमारा जा रहा था, अफ़गानिस्तान में पॉसिबिलिटी है हमारा। फिर जो हमारा गल्फ़ स्टेट्स हैं उसमें भी अब फ्री चार्जेस वो बढ़ गए हैं। तो गवर्नमेंट को ऐसी हिकमत अमली अपनाई जाए ताकि जो एक्सपोर्टर हैं उनको रिलीफ मिले और हम अपना जो प्रोड्यूस है हम उसको बाहर भेज सकें। तो यूब रिसर्च जो फ्रूट लगाने वाले काश्तकार हैं उनके लिए क्या कर रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अयूब रिसर्च की अगर बात करें तो इसमें हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद, हमने नर्सरी की जो रजिस्ट्रेशन है, सबसे बड़ा बिग स्टेप जो अपना बागात के होता है वो पौधों की दस्तयाबी है। पौधे तो मिल जाते हैं आम नर्सरी से, लेकिन हमने फेडरल सीड सर्टिफिकेशन उनसे हमने अपनी नर्सरी को रजिस्टर करवाया हुआ है और पूरे पंजाब में हमने जाके लोगों को ट्रेनिंग्स दी हैं और बहुत सारी नर्सरी जो हमने वो रजिस्टर कर ली हैं। और अब जो है अब तस्दीक शुदा पौधे जो हैं उसकी दस्तयाबी को हम यकीनी बना रहे हैं। थैंक यू। नाज़रीन, इस हवाले से बताया जा रहा था कि यहाँ पर फलों के हवाले से जो फलों पर बीमारियाँ आती हैं उनकी वजह से जो नुकसान होता है, किस तरह से काश्तकार अपना नुकसान जो है वो कवर कर सकते हैं, फिर जो फल ज़ाया होते हैं उसको किस तरह से बचाया जा सकता है या इसको एक्सपोर्ट किस तरह से बढ़ाई जा सकती है। तो यहाँ पर हमारे साथ हार्टिकल्चर के सीनियर साइंटिस्ट मौजूद थे, डॉक्टर ज़ाहा, जो हमें ब्रीफ कर रहे थे। और ये बड़ी एक अहम बात है कि यहाँ पर फलों को
ज़र मुबादला बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और यहाँ पर मुल्की खपत पे इसकी कीमतें भी कम की जा सकती हैं। अगर सिर्फ ज़ाया होने वाला फ्रूट कवर कर लिया जाए या जिस तरह से मुख्तलिफ़ बीमारियाँ जो हमला आवर होती हैं उनका कबल वक्त बचाव कर लिया जाए तो उससे जो खासे मुस्बत असरात है वो रूनुमा हो सकते हैं। नाज़रीन अभी हमारे साथ ही रहिएगा, मज़ीद भी बात करते हैं। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हम दोनों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हम दोनों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। जी नाज़रीन, बात करें कपास के हवाले से तो बिलाशुबा पाकिस्तान की जो बड़ी सबसे अहम फसल है, क्योंकि यहाँ पर इसका दारोमदार होता है पाकिस्तान में जितने भी कारोबार है स्पेशली टेक्सटाइल का, और अगर कम कपास होती है तो ये हमें लाजमन बाहर से मंगवानी पड़ती है। तो अभी यहाँ पर इसकी जो काश्त का सिलसिला जारी है, 31 मई तक जारी रहेगा। तो इसमें किस तरह से बेहतर पैदावार हासिल की जा सकती है, कंपैरिजन क्या है, इन तमाम बातों के लिए गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ चीफ साइंटिस्ट बराए कपास डॉक्टर गुलाम सरवर मौजूद है। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपने टाइम दिया। मुझे बताइएगा कपास कितनी लगा रहे हैं इस बार और पिछले वर्ष कितनी थी, कितना टारगेट है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पिछले साल चूँकि मुख्तलिफ जो वजूहात बनी, जिसमें हाई टेम्परेचर था, शुरू में बारिशें थी, बाद में और कीड़ों मकोड़ों का ज़्यादा अटैक था, तो हमारी पैदावार खासी कम रही। तो इसलिए जो है ना इस साल गवर्नमेंट ने थोड़ी इसमें इंटरवेंशंस की हैं और फार्मर जो है रेट अच्छा रहा, 10,000 से ज़्यादा था। तो इस साल जो है ना गवर्नमेंट ने एक तो ये किया कि 8500 रुपये फी 40 मन जो है ना इंटरवेंशन प्राइस वो रखी है। तो इससे इंशाल्लाह जो है ना फार्मर वो ज़्यादा एरिया पे कपास लगाने का सोच रहे हैं और उसमें हमने कोई टारगेट जो है ना वो भी रिवाइज़ किए हैं, कोई 8% से ज़्यादा एरिया जो है ना वो इंशाल्लाह वो काश्त होगा। तो जब हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में जो इस साल टारगेट है वो तकरीबन 2 मिलियन हेक्टेयर्स का है। तो फैसलाबाद में तकरीबन जो है ना कोई 1 लाख से ज़्यादा एरिया पे कपास जो है ना वो काश्त इंशाल्लाह होगी। तो उसमें अब तक जो है वो तकरीबन 58% एरिया जो है हमारा 58,000 पे जो है ना कपास वो लग चुकी है। और जो 1 मई का अगर हम देखें तो पंजाब में तकरीबन 1.2 मिलियन है, यानी 12 लाख एकड़ एरिया पे कपास लग चुकी है। और अभी जो गंदम के पास कपास लगनी है वो अभी शुरू हुई है। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जो 2.77 मिलियन हेक्टेयर्स का टारगेट है पंजाब का वो अचीव हो जाएगा। और इसी तरह जो मौसम जिस तरह फेवर कर रहा है, अभी गर्मी नहीं आई है, तो पिछले साल इन दिनों में इससे 9-10 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा था। तो इस साल हम उम्मीद करते हैं कि जो एक तो काश्त जो है ना वो टाइम पे हो रही है, दूसरा ये है कि शुरू में जो गर्मी थी जिससे कपास को खासा नुकसान हुआ वो नहीं हो रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह कपास बेहतर होगी। सर बतदरीज लोगों की दिलचस्पी कम होती जा रही है, क्या वजूहत बन रही है, कपास क्यों कम होती जा रही है? जी इसमें बहुत सारी वजूहत बनी हैं, ये आज से नहीं, तकरीबन पिछले 6-7 साल से जो मुख्तलिफ वजूहत की बिना पे जो है ना कपास का एरिया भी कम हुआ, पैदावार कम हुई। उसमें यह था कि इनपुट्स जो थे उनकी जो कीमतें थी वो अनस्टेबल भी थी और उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, जिस तरह खाद है, फिर डीज़ल की कीमतें थी और पेस्टिसाइड की कीमतें, बिजली की कीमतें। तो जो काश्तकार थे वो उन्होंने इतनी फिर इस पर तवज्जो नहीं दी क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगे थे इनपुट्स। तो इस साल गवर्नमेंट जो है ना वो आगे थोड़ा उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो इस साल वो गवर्नमेंट की इंटरेस्ट है। तो उसमें एक तो ये है कि तकरीबन कोई 30,000 टन जो है ना वो सीड अवेलेबल है। फिर जिस तरह मैंने बताया कि वो इंटरवेंशन प्राइस जो है 85 रुपये फी मन, और इसी तरह गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है कि कपास के सीज़न में कैनाल वाटर है वो फार्मर को मिलता रहे। फिर जो है तहसील लेवल पे जो सीड की अवेलेबिलिटी के सेंटर वगैरह बनाए जा रहे हैं ताकि फार्मर्स को सीड मिल सके, और इसी तरह पेस्टिसाइड्स का। तो अब जो है ना पिछले सालों की निस्बत इस साल जो है ना गवर्नमेंट वो खासा जो है ना इसमें पॉलिसी में चेंज आई है और पॉजिटिव जो चीज़ें जा रही हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इस साल जो कपास का एरिया बढ़ेगा भी और आने वाले सालों में इससे भी ज़्यादा, क्योंकि पाकिस्तानी इकानमी है ना उसका बहुत ज़्यादा इन्हिसार जो पाकिस्तान की काटन पे है, क्योंकि हमारी ये कैश क्रॉप है और एक्सपोर्ट कमोडिटी। तो जब इसकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो उसमें यह है कि एक जो है 1 मिलियन बेल जो है वो $1 अरब की बनती हैं।
तो अगर 10 मिलियन बेल भी हम एक्सपोर्ट हो जाए तो 10 मिलियन, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा इकानमी को बूस्ट मिलता है। तो इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो जिस तरह आप इस साल टारगेट रखा गया 12.7 मिलियन बेल, उम्मीद है कि अगर ये ना भी अचीव हुआ तो हम इसके करीब करीब ज़रूर पहुँचेंगे। पिछले साल तो बहुत बुरा हाल रहा कि हमारी तकरीबन 5 मिलियन बेल जो है ना वहाँ तक हम जा सके, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। 1 करोड़ गांठें जो हैं हमारा जो हमने कभी अचीव की थी 1.5 मिलियन बेल 1 करोड़ 50 लाख गांठें, उससे हम सिर्फ 50 लाख यानी 1 करोड़ का हम बैग गए हैं। तो इसको गेन करेंगे इंशाल्लाह ऐसा ऐसा, और इस साल इंशाल्लाह बेहतर होगा। डॉक्टर साहब बैग क्यों चले गए इतने ज़्यादा और बेहतर कैसे होगा ये भी थोड़ा बता दीजिएगा। देखिए उसमें जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि बताया कि बहुत सारी वजूहत थी। उसमें इसकी प्राइस का भी था, सिंध के रेट पहले आते थे, प्राइस कम होती थी, फार्मर मैनेजमेंट छोड़ जाता था। नंबर 2 इसमें जो 2 बहुत बड़े प्रॉब्लम है कपास में इस वक्त, वो एक तो जड़ी बूटियों का है, दूसरा गुलाबी सुन्नी का। तो इनके जो खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त रखने वाली या क़ुव्वत बर्दाश्त रखने वाली अक़साम जो फील्ड में आ गई हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो और ज़्यादा एरिया उनका लगेगा। तो ये 2 मसले तो जो है ना इंशाल्लाह वो हल हो जाएंगे। और दूसरा जो है जिस तरह मैंने बताया मौसम ने भी फेवर नहीं किया, और साथ में जो कीमतें थी इंटरनेशनल वो भी कम थी, फार्मर को रेट कम मिले और उससे वो हटता चला गया। दूसरा इसके मुकाबले में जो फसलें थी जिस तरह गन्ना है और मकई है और चावल है, इसकी कीमतें ज़्यादा थी, तो लोगों ने उस तरफ ज़्यादा तवज्जो दी। तो क्योंकि फार्मर को कन्विंस करना कि आप ये नहीं ये लगाएं, ये बहुत मुश्किल काम है, फार्मर तो उसी तरफ जाएगा ना जहाँ पे उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है। तो इसलिए उन फसलों की कीमत जो है ना उनको ज़्यादा मिली, वो उस तरफ शिफ्ट होते गए। तो अब जो इंशाल्लाह क्योंकि इसकी कीमतें काफ़ी बेहतर हो गई हैं, तो अगर एक फार्मर जो है वो 25 मन भी लेता है तो 2.5 लाख तो कम अज़ कम है ना उसके पास, इस तरीके उसकी क्रॉप हो जाएगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये बेहतरी की तरफ जाएगा साथ सिलसिला। डॉक्टर साहब वैसे एवरेज क्या है यहाँ पर फैसलाबाद में या पंजाब में? फैसलाबाद में जो है ना वो तो एवरेज दूसरे सूबों की निस्बत बहुत अच्छा, दूसरे ज़िलों की मतलब निस्बत बहुत अच्छी रही है हमारी। उनकी तो 12-13 थी ना, तो पिछले साल जो आई है 10.5, 11, 12 यहाँ तक रही है। तो हमारे तकरीबन 16-17 तक इससे भी ज़्यादा रही है। तो इस साल जो गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है उसमें ये कि 19.5 मन ये पंजाब का टारगेट है। तो अगर ये पंजाब का टारगेट है तो फैसलाबाद में इंशाल्लाह जो है ना वो 25 से ऊपर होगा जो फार्मर हासिल करेंगे, क्योंकि हमारे एरिया में बहुत सारी कपास जो अगेती लगती है और उसमें भी तरबूज में भी लोग लगाते हैं, फिर बाद में गंदम के बाद वाली। तो फैसलाबाद जो हमारे नानपुर एरियाज़ है जिसमें साहिवाल डिवीज़न है, फैसलाबाद डिवीज़न, सरगोदा डिवीज़न, इसमें कपास अब इन एरियाज़ में शिफ्ट हो रही है ऐसा ऐसा। उनकी निस्बत जनूबी पंजाब की निस्बत हमारे एरियाज़ में कपास का एरिया भी बढ़ रहा है और ख़ास तौर पे फ़ी एकड़ पैदावार जो वो काफ़ी बेहतर हुई है। और इस साल मैंने देखा है कि जिन लोगों ने कभी कपास नहीं लगाई थी वो लोग जड़ावाला तहसील सत्याना वगैरह और दूसरा जो है इधर चिन्नौर साइड पे लोग जो हैं वो भी कपास की तरफ आ रहे हैं, उन्होंने वो कह रहे हैं कि हमने लगानी है। तो इंशाल्लाह ये बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए और होगी इंशाल्लाह। और जो हमारे नॉन कोर एरियाज़ है इनमें अच्छा खासा एरिया इसका इंक्रीज़ हो जाएगा अगले साल। तो डॉक्टर साहब अच्छी सीड सुजेस्ट कर दें फार्मर्स को। देखिए इसमें तो एक लंबी लिस्ट है वैराइटीज़ की, तो मैं ये कहूँगा कि अगर फार्मर जो सीड लेता है ना वो किसी डीलर से ले, और जो पंजाब FSC-RD का जो टैग शुदा बीज है, थैली में पैक है, उसमें टैग लगा हुआ है, सर्टिफाइड है, वो बीज लेके काश्त करें। इधर उधर से बीज आप ना लें, या कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट है अगर आपको उधर थोड़ा बेसिक सीड या मिल जाता है तो वो बेहतर होगा। तो जो लोग ऐसे फिर रहे हैं सीड बेचने वाले, सीड माफिया के लोग हैं, उनसे सीड आप ना लें, बेहतर ये है, क्योंकि इसमें हमारी पैदावार को कम करने में ये जो पुअर क्वालिटी का सीड है इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर हमारे फार्मर जो है ना वो सिर्फ क्वालिटी जो टैग शुदा बीज है, अप्रूव्ड है और सर्टिफाइड है, वो लगाएं तो उसमें 15 से 20 जो है ना % आराम से वो इसकी इंक्रीज आ जाती है। तो मैं फार्मर से कहूँगा कि एक लंबी लिस्ट है, हमने एक प्लान दिया हुआ है सारा कि किस एरिया के लिए कौन सी किस्म वो मौजू है। तो आप जो ज़मींदार हैं उनको चाहिए कि वो हमारा जो एक्सटेंशन का स्टाफ है उससे राब्ते में रहें, वो उनको सारी रहनुमाई भी देंगे, वैराइटीज़ का भी बताएंगे, काश्त का तरीका भी, और बाद में पेस्ट मैनेजमेंट जो है उसका भी तरीका बताएंगे। थैंक यू। नाज़रीन, यहाँ पर डॉक्टर गुलाम सरवर बता रहे थे कि किस तरह से कपास की बेहतर पैदावार हासिल करना मुमकिन हो सकता है, और स्पेशली यहाँ पर इस साल में, क्योंकि पिछले साल जो रिकॉर्ड कमी रही है और उसका जो नुकसान हमारी इकानमी पर पड़ा है, तो कपास का इकानमी पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो नाज़रीन, कोशिश की कि आज यहाँ पर जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनका मौक़िफ़ आप तक पहुँचाया जाए। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।
है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है, हंगामी दोनों के साथ उम्मीदवार अपनी तौर पर इक़दाम भी करें।